पाकिस्तान के हवाले से कई डेवलपमेंट इधर मैं देख रहा था आदि जी। जी। एक तो यूएन में पाकिस्तान ने ये कबूल किया है कि साहब हम जिहादी भेजते हैं कश्मीर में, और उसने कोई किसी रूल का भी हवाला दिया है, शायद 1991 का कोई। वो कह रहा है कि उसके अनुसार स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए जो है हम या कोई भी देश मदद कर सकता है ऐसे लोगों की जिनकी जमीन को ऑक्यूपाई किया गया हो या दबा करके रखा गया हो और वहां पर किसी तरह का कोई अत्याचार किया जा रहा हो। ये तो परफेक्ट केस बनता है साहब, यूएन में स्वीकारोक्ति। और एफएटीएफ का भी एक डेवलपमेंट मेरी आंखों के सामने है, जिसमें ये कहा गया है कि हमने 2022 में इनको कुछ अहर्ताएं पूरी होने के बाद ग्रे लिस्ट से बाहर किया था। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि डिजिटली कुछ फंडिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, जिहादियों को भर्ती किया जा रहा है। अभी जानकारी मिली थी कि करीब 1500 जिहादी भर्ती किए थे लश्कर ने, और जिसमें कुछ महिलाओं को भी भर्ती किया गया है। तो ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो पाकिस्तान घिरेगा या नहीं घिरेगा? देखिए सर, ये जो यूएन का उसने स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि देखो कश्मीर में भारत ये करता है वो करता है, उसी वजह से ये लोग बनते हैं, हम तो सिर्फ मॉरल सपोर्ट देते हैं। ये सब बकवास की बात है। और इस टाइम पे सर पाकिस्तान एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे बैठा है यूएन में, यूएनएससी में बैठा हुआ है, नॉन परमानेंट मेंबर है। उसके बाद सैंक्शंस कमेटी के अंदर बैठा हुआ है, जो टेररिस्ट को सैंक्शन वैंक्शन करते हैं अपने आप को शक्ल में देख बिना देखे, बाय द वे। तो पाकिस्तान को इस टाइम पे लगता है कि यूएन के अंदर उसको थोड़ा सा एक सपोर्ट है इधर उधर का। एंड कल अगर आप जयशंकर जी की भी बात सुने, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली बोला है कि यूएनएससी को शर्म आनी चाहिए कि भैया जो दो तीन सुपर पावर्स हैं उसके अंदर दो तीन बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो टेररिज्म के नाम पे पॉलिटिक्स खेलती हैं। और उनका टेररिज्म टेररिज्म होता है, हमारा टेररिज्म टेररिज्म नहीं होता। एज ए मैटर फैक्ट वो तो टेररिस्ट को हेल्प भी करते हैं और टेररिस्ट को शील्ड भी करते हैं। तो एक बड़ा उन्होंने किसी का कंट्री का नाम नहीं लिया, बट एक बड़ा काफी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया इस चीज के ऊपर, जो एक बड़ा यूनिक सा स्टेटमेंट था। देखिए सर, पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा की मूवमेंट्स इस टाइम पे ये जा रहे हैं एकदम आईसिस की तरफ से। एंड पिछले कुछ समय में पहले सफीउल्लाह कसूरी जो आजकल का लश्कर ए तैयबा का हेड है, हाफिज सईद को अभी थोड़ा साइड में रखा हुआ है बिकॉज वो एक तो बुढ़ा भी हो रहा है और दूसरा बहुत ज्यादा पब्लिक में है वो। तो शफीउल्लाह कसूरी है और एक और दूसरा इनका आईसिस का बंदा है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, गफारी गफारी करके उसका कुछ नाम है। ये दोनों मिले थे सर। एंड काफी समय से ये टेररिस्ट ग्रुप्स के अंदर अगर आप देखेंगे कि आईसिस के अंदर लश्कर ए तैयबा की काफी रिक्रूटमेंट चल रही है। सर चक्कर क्या है कि पहले एक जमाने में लश्कर ए तैयबा होती थी क्लोज अलकायदा के सर। एंड मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में 2002 में एक रेड हुई थी सर, जिसमें 4 पाकिस्तानी पकड़े गए थे। एंड वो नहीं, 4 हाँ 4 पाकिस्तानी पकड़े गए थे, 2 तुनिजियन पकड़े गए थे, जो जो अफगानिस्तान में कुछ ट्रेनिंग वेनिंग कर कर आके वापस आए थे। एंड उस उनके साथ इनकी अलकायदा की ट्रेनिंग मैनुअल मिली थी अमेरिकन को। तो एंड तो ये चीज थी। नाउ आज क्या हुआ है सर, अलकायदा का जो इतना पकड़ थी वो इतनी है नहीं, क्योंकि उसके ग्रुप्स भी टूट गए, ये सब हो गया, उनकी लीडरशिप खत्म हो गई। आज जो मेन ग्रुप बाहर है वो या तो आपके लोकल रीजनल ग्रुप्स हैं छोटे वाले, या फिर आईसिस है जो एक ग्लोबल एजेंडा लेके चलता है। नाउ यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी होगी कि सर ये जो लड़कियों का रिक्रूटमेंट एंड दिस दैट, ये सब पूरा एक आईसिस का गेम है सर, जो आईसिस पहले भी करता था। आपको याद होगा केरला से भी 3 लड़कियां भागी थी यहाँ पर, यहाँ से पूरा उस टाइम पे रिक्रूटमेंट करके एंड ऑल दैट। तो सर जब भी आईसिस एक जगह पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, वो दे ट्राई एंड रिक्रूट लड़कियों को भी एंड लड़कों को भी साथ में लेके जाते हैं। एंड ये चीज इन्होंने मिडिल ईस्ट में भी करी थी। मेरे हिसाब से सर आईसिस का यहाँ पर इस जगह पे कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है, बिकॉज पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत डेस्परेट है। एंड पाकिस्तान आर्मी के पास, आर्मी के आईएसआई आईसिस को कंट्रोल करती है। एज मैटर फैक्ट उनका जो लीडर है वो एक टाइम पे
अमरुल्लाह साले जो इनका वाइस प्रेसिडेंट होता था अफगानिस्तान का, ये उनका बॉडीगार्ड है सर, ठीक है? बॉडीगार्ड था, अब तो खैर आईसिस का लीडर है। एंड ये लीडर साहब रहते हैं अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान के पेशावर के कंटोनमेंट के अंदर एज द गेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। नाउ यहाँ पर काउंटर गेम भी चल रहा है सर। काउंटर गेम ये चल रहा है कि बलोच जो हैं अफगान के थ्रू आईसिस को भी ठोकना शुरू कर दिया है लोगों ने। 1 डेढ़ महीना पहले बलोचों ने आईसिस के एक कैंप को जो मस्तंग के पास है उसको पहाड़ों के अंदर उसको जाके वहां पर ठोका था, 35-40 मारे थे। उसके बाद थोड़े बहुत बच-पुच के भागे थे, उसी कैंप में दोबारा बलोचों ने अटैक करा और 75 मारे उसके बाद। और उसके बाद आईसिस के 2 कमांडर्स कराची के अंदर ठोके थे। ये एक बड़ी फनी ऑर्गेनाइजेशन है सर, बाय द वे, आईएसआईएस-के बोलते हैं, खोरासान प्रोविंस। इसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं आईएसपीपी, वलिया, जी। पाकिस्तान प्रोविंस, बट उसको उर्दू में वलिया बोलते हैं, आईएसपीपी। नाउ आईएसपीपी को आईएसकेपी यूज़ करता है पाकिस्तानी आर्मी को थोड़ा-सा सेट करने के लिए कि भाई साहब जरा थोड़ा लाइन में रहना। तो इसी चक्कर में 2 पुलिस वाले ठोक दिए अभी आईएसपीपी ने जाके कराची के अंदर। तो ये सर देखिए ये किसी के बश में नहीं है। इनका अपना दिमाग है, अगर पाकिस्तान की आईएसआई या कोई सोचता है कि ये हमारे बश में है, हम इनके साथ कुछ कर लेंगे। हाँ, थोड़े बहुत इधर-उधर ये लोग एक्टिविटी, एक्शन-वैक्शन इधर अभी रशिया में जाके बॉम्ब ठोक दिया तुमने, ईरान में फोड़ दिया, इंडिया में कुछ कर दिया, अमेरिका में कुछ कर दिया, यूरोप में कुछ कर दिया। ये कर पाएँगे ये लोग सर, बियॉन्ड दिस इतना इतना इनके पास कंट्रोल नहीं है। सर, दूसरा मैंने जैसे बोल रहा था ये एक आईसिस की टेक्नीक है जहाँ पर लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों के लिए। तो लड़कियों को रिक्रूट करना, एंड मैं किसी भी लड़की के लिए कोई गलत चीज़ नहीं बोल रहा, पहले ही हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बट आईसिस की तरफ से जो फाइंडिंग्स आई है, लड़कियों को रिक्रूट करना उनके लिए ईज़ी पड़ रहा था। एंड इट वाज़ मच ईज़ियर टू रिक्रूट देम। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था थोड़े टाइम पहले असम में या कहीं पे यहाँ पर साउथ में एक आधा कुछ एक छोटा-सा इंसिडेंट था जहाँ पर ये टेररिस्ट पकड़े गए थे। सर उनकी जो लेडी थी जो रेडिकलाइज़ उसको कर रही थी वो एक माल्दीवियन लेडी थी। ठीक है? तो वो लेडी मालदीव्स की थी एंड उसकी तरफ से रेडिकलाइज़ किया गया था इनको भारत में। एंड ये कोई सामने मिल-मुला के नहीं करा था सर, ये सिर्फ़ ऑनलाइन करा था। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए सर। प्लस देखिए एक और चीज़ है, अगर आप लेडीज़ को भेज सकते हो, लेडीज़ थोड़ी सॉफ्ट टारगेट्स होती हैं, आपको पता ही है बुर्का ये वो सब कुछ होता है। एंड लेडीज़ के पीछे काफ़ी पहले भी वेस्ट में भी ये यूज़ हुई हैं, जहाँ पर दे हैव क्रिएटेड क्वाइट अ बिट ऑफ चैलेंजेस। तो यहाँ पर भी ये रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे गेम प्लान को सर। जी। बिल्कुल सही आपने 1500 लेडीज़ को भर्ती करने की बात चल रही है। ये एक और ये भी जानकारी मिल रही है आदि जी कि जब से ये अटैक हुए हैं 9 आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद से इन्होंने 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं, फंड फंड जुटाए हैं। और जो सर पैसे का टेंशन नहीं है सर, पैसे तो इनको देखिए ऐसा है मैं आपको सही में बताऊँ पैसे तो बड़े आराम से इनको मिल जाते हैं, कोई इतनी इश्यू नहीं है इनको पैसे की। क्योंकि देखिए ज़कात-वकात ये वो इधर-उधर काफ़ी मिलता है इनको और ऊपर से ड्रग्स बेचते हैं, लड़कियाँ बेचते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये तो होता ही है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक और खबर आ रही है, पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजिक जो है विशेषज्ञ हैं, ये हैं आयशा सिद्दीक, एक यूट्यूब आशीष चैनल सिंघिया। पे जी, इन्होंने ये कहा है कि हाल में जो ये परमाणु बम की फिर से धमकी दी थी आसिम मुनीर ने, उन्होंने कहा कि ये गीदड़ भभकी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानी जनता को एड्रेस कर रहे हैं और कुछ नहीं। इनमें दम नहीं है कि ये इस तरह की कोई हरकत करें। और उन्होंने तो ये भी कहा कि भारत भी अभी फौरी तौर पर युद्ध नहीं चाहता है। तो कोई भी देश नहीं चाहता, लेकिन अगर आप कोई इसकी या उस तरह की कोई हरकत करेंगे, तो भारत सबक सिखाने से पीछे थोड़ा रहेगा। भारत तो इंतज़ार कर रहा है कि गलती करे ये। देखिए सर, ये आयशा सिद्दीका हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग है इनके अंदर, थोड़ा बहुत इनके पास एक्सेस भी है, बट मैं किसी भी इन लोगों का विश्वास नहीं करता। दूसरा सर, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये जो गीदड़ भभकियाँ है, न्यूक्लियर एंड ऑल दैट स्टफ जो पहले उसने एक गीदड़ भभकी दी थी टैम्पा, फ्लोरिडा में, अमेरिका में बैठ के उस धमकी से कहीं कम थी ये वाली तो। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि किसी ने इसकी हवा निकाली है कि भाई ओए बेवकूफ, ज़रा बकवास बंद कर यार मार खाएगा।
वैसे भी देखिए सर, ये अपने आप चला नहीं सकते वेपन्स को। इनके इनके पास जो टारगेटिंग डेटा और ये सब है ना, अभी जिस तरह से अमेरिका यहाँ पर घुसा है, अमेरिका इनको ये सब चीजें करने नहीं देगा। तीसरा सर, सबसे बड़ी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आसिम मुनीर इस टाइम पे बहुत डेस्परेट पोजीशन में है। अपने ही बंदों को उसने मरवाया टीएलपी में, उसके बाद टीएलपी को बैन कर रहे हैं। आप देखिए पॉलिटिकली काफी वहां पर प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। एफएटीएफ ने कल रात को एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई साहब, आप निकल गए होगे ग्रे लिस्ट से, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम, आपकी नैया पार हो रखी है, तो जरा बच के रहिए। आप ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते यहाँ पर। और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस है ये जो ट्रंप के साथ इन्होंने डील करी है। अब ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ इन्होंने डील करी, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाया, उसके लिए ये पैसे मांगने गए थे आईएमएफ ने भगा दिया था इनको। तो ये वार्निंग पहले भी दे चुके हैं इनको कि यार तुम ये सब ना करो, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका काफी एविडेंस है, तो ये फंसते हैं। सर, आसिम मुनीर के लिए एक बैटल ऑफ सर्वाइवल है। पाकिस्तानी आर्मी की जो आईएसआई है इस टाइम पे, वो अफगानिस्तान में ठुक रही है। बांग्लादेश में, जैसे मैंने आपको बताया, उसके ऊपर इश्यूज हैं और कहाँ पर वो हो रखी है। यू सी पाकिस्तान के अंदर इतने सारे इश्यूज हैं, हमारे साथ उसकी बैंड काफी बज रही है, तो यू कैन सी कि ये वो इतना इजी नहीं है उसके लिए। जो गेम है, जो एक टाइम पे बड़ा एकदम इजी सा गेम होता था, वो बिल्कुल भी इजी नहीं है उसके लिए आज। एंड जो वो गेम इजी उसके लिए था, वो अ, उसको वहां पर लाने के लिए ये पूरी मेहनत कर रहे हैं कि अमेरिका को हमने ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट वो हो नहीं रहा सर इनसे। तो अभी देखिए, किसी भी जगह पे आके ये लोग कहीं न कहीं कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। कहीं से भी, किसी तरह से भी कुछ ना कुछ करो। किसी तरह से कुछ ना कुछ, कुछ हाथ-पैर मारो, ताकि अपना एक दिखा सकें कि भैया हम लड़ सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर अभी भी दम है। तो ये सर मरेंगे सर, इनको भी पता है ये बहुत बुरी तरह मरेंगे, लेकिन इनको ये भी पता है अमेरिका खड़ा है अभी थोड़ा साथ में, तो थोड़ा ये जैसी वो परवेज़ मुशर्रफ था ना सर, परवेज़ मुशर्रफ भी जब तक अमेरिका उसके साथ में खड़ा था, तो बड़ा ऐं-ऊँ करके घूमता था, अपने बाल-शाल सीटे ऐं-ऐं करता रहता था सारा टाइम। जहाँ अमेरिका गया, फिर आपने हालत देखी उसकी क्या हुई। तो ऐसे ही हो रहा है सर इनका। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में तो किसी ने बड़ा भारी खुलासा किया है कि हमने सीआईए का कोई पूर्व अधिकारी है, उसने कहा है कि हमने उसको खरीद लिया था और उसने सर ये परमाणु हाँ, परमाणु बमों की चाबी जो है वो अमेरिका को सौंप दी थी। सर जॉन किरियाकू है, उसने पाकिस्तान में ऑपरेट करा है 2001-2002 के करीब में। मैं पूरी तरह से चाबी की बात तो नहीं करूँगा, बट कहीं न कहीं मैं आपको ये बताऊँ, जो कमांड सेंटर जो बना हुआ था इनका न्यूक्लियर वेपन्स का चकलाला में, नूर खान बेस के नीचे जो बना हुआ है, अ, उसका पूरा सिस्टम जीई ने बनाया है, उसके दरवाजे और ये सब चीज़ें, पूरा जो कनेक्टिविटी है वो बनाया है। किराना हिल्स में जब ये टेस्टिंग-वेस्टिंग करते थे, तो अमेरिकन बोलते थे, बेवकूफों ऐसे मत करो यार, हम तुमको इक्विपमेंट देते हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट पूरी दी, हेलीकॉप्टर दिए, जहाज दिए, सब कुछ ये सब दिया कि तुम ये रखो, अच्छे से सामान रखो। और उसी टाइम पे से जब जब अमेरिका भी इन्वॉल्व होता था, अमेरिका के भी वेपन्स-शेपन्स होते थे, तो पाकिस्तानी साथ में रख लेते थे उसके। तो काफ़ी कंट्रोल था। 2007 तक ऐसी हालत हो रखी थी कि परवेज़ मुशर्रफ थोड़ा वीक वीक पोज़ीशन में था। उसके बाद 2008 का हमला हुआ, फिर और जूते पड़े इनको। पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। 2009 में स्वात में इनकी हालत खराब थी। पेशावर पूरा उड़ा हुआ था। बजौर जो आज ऑक्यूपाइड है, उस टाइम पे वहाँ पर ऑफेंसिव चल रहा था तालिबान का। बड़ी हालत खराब थी इनकी। तो उस टाइम पे बड़ी डर था इनको, अमेरिकन्स को, कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो हाँ, कुछ किया होगा इन लोगों ने उस टाइम पे। तो उसमें मैंने तो काफ़ी बारी शोज़ करे कि पाकिस्तान ने तभी अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो एक जगह पे नहीं रखे सर। उन्होंने 15-20 जगह गड्ढे खोद-रोद कर चारों तरफ डाल रखे हैं। और उनके मैप्स मैंने दिखाए हुए हैं अपने चैनल के ऊपर। तो ये है सर, बिकॉज़ उनको पता है कि कल को ऐसा ना हो। और भारत का भी एक प्लान होता था 80s में, जब इंदिरा गांधी जी पीछे हट गई थी। उसके बाद इज़राइल का एक प्लान था, उसके भी पीछे हट गई थी। और अब देखिए, आपने किराना हिंस पे मारा है, तो उनको एक बड़ा क्लियर हिंट मिलता है कि भारत कुछ करेगा तो पंगा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और ये क्या हो रहा है साहब? सिंधु जल समझौता मोदी जी ने पहलगाम के बाद स्थगित किया और अब मैंने जब से ये साहब तालिबान वाला प्रकरण हुआ है,
तब से अफगानिस्तान बहुत आक्रामक मुद्रा में है, कुनार नदी पर एक बांध बना रहा है। वो सुनार ही नहीं है। देखिए काबुल नदी पे की जो 3-4 ट्रिब्यूटरीज आती हैं, एक महानदी महददी ऐसी कुछ करके एम से नाम है, उसके ऊपर आप बना रहे हो डैम, $239 मिलियन का पूरा पैसे दे रहे हो। इसके लिए भी मेरे ख्याल से पैसे-पूसे आप ही दे रहे होगे। अब ये तो सर होना ही था। अब इसमें क्या बोलूँ मैं? सुखाएँगे तो दोनों तरह से सुखाएँगे ना। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखनी चाहिए, जो खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है, वो ये काबुल रिवर पे कम से कम नहीं तो 30 से 40% तक डिपेंडेंट है। तो अगर आप ये नदी बंद कर लो, तो इनकी ये तो गए। तो ये है सर, अब देखिए अब आप इन्होंने कितने, अब ये क्यों घुस रहे हैं बांग्लादेश में? ना घुसो इधर पे। तुम सोचते हो तुम बांग्लादेश में जाओगे, हम चुप रहेंगे, तो फिर ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब बोलते हैं ना सर, बांग्ला औकात से बांग्लादेश बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। और बांग्लादेश तो किसी नदी का मुंह मोड़ नहीं सकता पाकिस्तान की तरफ। अब उसके चक्कर में पाकिस्तान का मुंह मुड़ जाएगा ना सर। अब ये सर, ये लोग बेवकूफ हैं, सोचते नहीं है कि ये लोग हमेशा सोचते हैं कि दूसरा कंट्री कुछ करेगा नहीं। और भारत ऐसे ही था, कुछ करता नहीं था। अब भारत ने करना शुरू करा है तो रोते हैं ये। तो ठीक है, रोने दो, कोई अब उसके रोने पे हम लोग रोकेंगे तो नहीं। और पानी यहाँ से भी बंद होगा, वहां से भी बंद होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। आज एक और खबर बड़ी सुर्खियों में है कि पेंगोंग लेक के उस पार चीन ने बड़ा भारी खेल कर दिया है। लद्दाख में एलएसी के पास उसने विशाल एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया है। और ये नवभारत टाइम्स से लेकर के कई अखबारों में आज उनके पोर्टल्स पर पड़ी हुई है। जानकारी दी जा रही है कि साहब जो झड़प हुई थी उसके बाद जो स्टैंड ऑफ रहा और फिर 4 साढ़े 4 साल बाद दोनों सेनाएं पीछे हटी, लेकिन चीन जो है वो तैयारी कर रहा है। तो ये केवल एक तरफा रिपोर्ट है, केवल नहीं। चाइना की तैयारी दिखाई दे रही है इन लोगों को। हाँ सर, देखिए अपनी तैयारी के बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है। ये पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है सर इन लोगों ने, जो वहां पर इनका लोकल एरिया है। और वहां पर इनका देखिए जो पेंगोंग लेक के उस तरफ इनका एक छोटा सा हेडक्वार्टर है, खुनार फोर्ट के अंदर। पुराना जनरल जोरावर सिंह का फोर्ट था। फिंगर 8 के बाद जाके आगे खुनार फोर्ट है वहां पर। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है सर, इसमें कोई इतना वो होना नहीं चाहिए। इट्स नॉट मच ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि आप भी यही चीजें करते रहते हैं। ये तो सर, दिस इज समथिंग व्हिच इज बेसिक। आपने 4 एयरफील्ड खोल दिए उनके सामने। आप हेलीकॉप्टर पैड्स बना रहे हो, आप ये कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, अरुणाचल प्रदेश में पूरी-पूरी रोड बना रहे हो। तो सर उसको भी अपना देखना है। आई मीन उसमें कोई बुराई नहीं है। और आई एम श्योर हमारी फोर्सेस ने भी देखा होगा इसको क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या-क्या डाल रहे हैं। तो करेगा सर। उसको ये भी तो दिखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में, यार चलता नहीं, थोड़ा और डालो यार आगे। 4 लगाओगे कम से कम 1 तो चलेगा।